हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की हम वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात चल रही है, उससे ही बात करेंगे। उसके अलावा बात अभी तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपनी अनुसूची दी हुई है, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके बाद में वो सूची उसमें जोड़ दी गई है। तो जो सूची जोड़ दी गई है उसको के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको और बता दूं कि वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और तो बस अब और क्या, अब काम की बात करें, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? टोटल 12 शेड्यूल है। इनको हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। 8 ओरिजिनली हैं, 8 ओरिजिनली हैं, 4 बाद में जोड़ी गई हैं आफ्टर दी। जो एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था 1915 में, उसके बाद ये चारों आइडिया एक्चुअल में 8 थी, ये अमेंडमेंट के थ्रू चारों जोड़ी गई, ठीक है। इस बात को मैं इधर ही खत्म करता हूँ। और दूसरी बात, टोटल 12 शेड्यूल है, 8 ओरिजिनली हैं, 4 हमने ऐड की। ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू की गई है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बता देता हूँ कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, सॉरी फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में दोस्तों दिया हुआ है नेम, नेम एंड टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें क्या हुआ है, जो पहली जो अनुसूची है इसमें क्या हुआ है, जो टेरिटरी है ना स्टेट्स की, यूनियन की, तो उसके बारे में बताया गया है कि उसका नाम क्या होगा और कौन कौन सी टेरिटरी है, कौन कौन से स्टेट्स हैं। पहला बताया गया स्टेट्स की टेरिटरी। इसका जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए, पार्ट ए में बताया गया कि नेम द टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबके नाम दिए हुए। और इसमें दिया हुआ है किसकी कितनी क्या टेरिटरी है, ठीक है। अगर जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जैसे आर्टिकल 2 या 3 में हम कोई अगर अमेंडमेंट उसके थ्रू कोई अमेंडमेंट कर दे, इनेबलिंग प्रोविजन है, तो हमें इसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, इसमें और 4th वाले में। तो ये थोड़ी बेसिक जो पेरीपेरल नॉलेज होती है, इसलिए बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं किसी भी इसके पार्ट्स में नहीं जाऊँ, जो इसकी बात करूँगा आज मैं, अगर इस पे टॉपिक उठाए तो इसी की बात करूँगा। तो पहला शेड्यूल ये हो गया। दूसरा शेड्यूल है सेकंड शेड्यूल। और कोई भी अगर आपको डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई आपको ऐसा लगे कि टॉपिक आपको बताओ, सजेस्ट करो कि उसको पढ़ाओ, तो मैं उसको लेके आऊँगा, उससे रिलेटेड स्पेस पर वीडियो बनाऊंगा। सेकंड शेड्यूल में बात की गई है एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में बात, अब किस किस के एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस की बात की गई है। इसमें कोई एक लिस्ट है जो जिन लोगों की दी हुई है, बस उन्हीं को ही आप याद रखेंगे और किसी की नहीं दी हुई है, ठीक है। लेकिन आज मैं उस लिस्ट में किस किस की दी है वो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बारे में स्पेशली जो शेड्यूल इम्पोर्टेंट है उसके अंदर डिटेल में जाना, वो मैं आपको दोबारा से छोटी छोटी वीडियोस में लेके आऊँगा। लाइक मैंने दूसरी कोई वीडियो बनाई जिसमें सेकंड शेड्यूल के बारे में बात की गई, उसमें कौन कौन सी
कौन कौन से पार्टीज दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं जिनको एमोल्यूमेंट्स प्रिविलेजेस की बात की गई है। ठीक है, अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनके ही बारे में बात की गई। प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी एक 2-2 मिनट की वीडियो में बता दूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेकेंड, अब आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड शेड्यूल में बात करता है, थर्ड शेड्यूल है ऑथ एंड अफर्मेशन। ऑथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऑथ एंड अफर्मेशन की बात की गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें एक कांस्टेबल की या पटवारी की ऑथ के बारे में बात की, ऐसा नहीं। कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन है, उनकी जो पोजीशन है उसके ही बारे में बात की गई। हर किसी की पोस्ट के बारे में बात है। कुछ पोस्टें हैं जैसे सेकंड शेड्यूल में भी कुछ पोस्टें हैं, उनके ही बारे में, उनकी प्रिविलेज अलाउंसेस के बारे में बात की। उसमें आईएएस का अलाउंसेस नहीं दिया हुआ है कि आईएएस का अलाउंसेस दिया, इसमें कुछ स्पेसिफिक है पोस्टें, बस उनके बारे में बात की। ऐसी प्रकार से ऑथ में भी ऐसा ही है, कुछ स्पेसिफिक पर्सन है उनकी ऑथ के बारे में बात की हुई, अदरवाइज नहीं की गई है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में दी है टेरिटरी, और सेकंड में दी हुआ है प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स। सेकंड में दिया है ऑथ एंड अफर्मेशन। अब सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, वो चीज़ें भत्ते हुए, उनका कितना क्या वेतनमान रहेगा, सब चीज़ों के बारे में बताया गया, उन्हें क्या क्या सब बताया। बस सेकंड थर्ड शेड्यूल में उनकी ऑथ लेक, जैसे कोई पोस्ट अपनी धारण करता है, लेता है, उस पोस्ट पे जाता है, तो उससे पहले उसको एक शपथ लेनी होती है कि हम इस पोस्ट पे जा रहे हैं, हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, जो ये बाकायदा स्पेसिफाइड होती है पहले से ही। वो कुछ स्पेसिफिक पोस्टों के लिए होती है, तो उससे रिलेटेड बात होगी। इसमें कुछ स्पेसिफिक है, उनकी अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर आ जाता है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में आ जाता है अपना, फोर्थ शेड्यूल में आता है अपनी अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई स्टेट है, तो ये हर राज्य में कुछ स्पेसिफिक सीट दी गई है उसको, किसमें? राज्यसभा में। सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड इंडिया प्रेसिडेंट। तो जो राज्यसभा है ना, अपर हाउस इसको बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। तो उसमें क्या है, हर राज्य को कुछ सीट्स दी गई हैं कुछ, तो वो उस राज्य से फिल होती है। सबकी अलग अलग है, हर स्टेट की अलग अलग है। तो जब इसमें अमेंडमेंट करते हैं तभी तो इसका इससे लिंकेज है। जब टेरिटरी में बदलाव होता है कि कोई नई टेरिटरी एक्वायर्ड करते हैं हम लोग, तो उससे कहीं इम्पैक्ट इससे भी पड़ेगा राज्यसभा सीट्स पर, तो उसकी सीट्स इसमें भी एड ऑन होती है, कितनी किससे ले जाएंगे सीट। ये किसमें दिया? फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में बात की गई है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ट्राइब्स एंड ट्रिबल एरियाज, ट्राइब्स एंड ट्रिबल एरियाज। अब किसमें दिया है स्पेशल प्रोविजन ट्राइब्स एंड ट्रिबल एरिया? किस, कहां पर? इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इतना इसमें दिया हुआ। कौन से में? फिफ्थ वाले में। सिक्स की बात करेंगे, सिक्स में दिया हुआ है स्पेशल प्रोविजन फॉर
ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरियाज इन ऑल स्टेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें स्पेशली बात की गई है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन जो आसाम में है ना 6th वाले शेड्यूल में दिया हुआ है वो सारे स्टेट्स के लिए होता है। ये जो भी स्पेशल प्रोविजन दिए हो सारे स्टेट्स पे लागू, वहाँ पे जो भी स्पेशल एरिया हुआ वो कहीं ना कहीं इस शेड्यूल में दिया हुआ। ठीक है, आपके पास 6 हो गया। अब मैं किधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा हटा देता हूँ। चलिए 6, 7 वाले पे आ जाते हैं। 7 शेड्यूल, अब मैं सिर्फ 7 लिख दे रहा हूँ, शेड्यूल नहीं लिख रहा हूँ, इससे क्या जाएगा थोड़ा बैलेंस हो जाए। 7 शेड्यूल में दिया हुआ है डिवीजन ऑफ पावर्स। इसमें क्या हुआ है ना, ये वाले जो अपना आपको जैसे कि पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल इन नेचर में है, इसकी जो पॉलिटी है ना फेडरलिज्म में, तो हम लोग फेडरलिज्म को एज मतलब टेक्निकली ऐसा कोई वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एज इट इज कुछ उसके फीचर्स हमने अडॉप्ट किए। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वी हैव हाफ फेडरलिज्म ना। तो डिवीजन ऑफ पावर्स है, इसमें क्या लिस्ट मेंशन्ड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें बता रहा है कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट में उसमें पार्लियामेंट को राइट्स है कि उस पर बिल बना सके, एक्ट का उस पर बिल ला सके और एक्ट बना सके। और एक दूसरी लिस्ट है एक्सक्लूसिवली पावर है, एक्सक्लूसिवली मतलब कि ओनली सिर्फ उसको ही पावर है, किसको, यूनियन को, उस मैटर्स पे बिल बनाने के लिए। यूनियन लिस्ट वाले जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें स्टेट हैज अफर्मली और एक्सक्लूसिवली पावर टू मेक अ बिल एंड टू मेक अ एक्ट। देन है अपने पास स्टेट लिस्ट, क्या है, स्टेट लिस्ट। फिर उसके बाद है कॉनकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट है ना, ये शेयरिंग लिस्ट है। इसमें क्या हुआ, कॉनकरेंट में जो सब्जेक्ट है ना उसमें यूनियन भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। ठीक है, अगर उसमें कोई इशू आ रहा है दोनों में, लाइक स्टेट यूनियन लिस्ट में, अगर कोई इसमें सब्जेक्ट पे जैसे स्टेट ने बिल बना दिया, यूनियन ने बना दिया, तो डोमिनेंस यूनियन लिस्ट की हो जाएगी। ठीक है, यूनियन की पावर मानी जाएगी, स्टेट की नहीं मानी जाएगी। अगर कॉनकरेंट लिस्ट में से अगर यूनियन ने बना दिया, स्टेट ने भी बना दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में दी हुई है इसमें लैंग्वेजेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे देश की, हमारी कंट्री की कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज हो। हमने मोर देन 1 से ज़्यादा हमने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है, जो कहीं ना कहीं इस 8th शेड्यूल में मेंशन है। इसमें अभी तक टिल नाउ 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। ये सारी इसमें मेंशन, इस शेड्यूल को मैं आपको स्पेशली करवाऊंगा 2-3 मिनट की एक वीडियो बनाकर छोटी सी, कि हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस दी हैं, कौन से अमेंडमेंट पे आई है, उसको जोड़ी गई है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। पेपर में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब सिर्फ 8 तक, 1 से लेके 8 तक की हमने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल इन द सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट हुआ 1950 में, तो जब इन्फोर्स हुआ तब उस टाइम पर हमारे पास इतने ही शेड्यूल थे। कितने थे शेड्यूल, 1 से लेके 8 शेड्यूल थे हमारे पास, 8 शेड्यूल थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 9th शेड्यूल, इसमें इधर ही लिख दूं क्या था कभी, 9th शेड्यूल बाद में एड ऑन किया। इस शेड्यूल में क्या है ना, 9th शेड्यूल में इसमें क्या है, सर्टेन
ये बिल, ये वाला जो 9th शेड्यूल है इस काइंड ऑफ है कि जैसे कि इसको क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए कुछ लॉज थे उस टाइम पर पारित करने की जरूरत थी। लॉ रिफॉर्म से लेकर रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमींदारी अबॉलिशमेंट से रिलेटेड, ऐसे अगर स्टेट्स का बिल है, पार्लियामेंट का कोई ऐसा बिल है जिसको वो चाहती है इसमें फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इसमें इन्वॉल्व करके 9th शेड्यूल में ऐड करके उसको कहीं ना कहीं बचा लेते थे। तो इस वाले जो इसमें है, फिर इसमें काफ़ी चेंजेस भी आए, ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही है। फिर उसके बाद में कुछ केसेस भी हुए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप नजर तक ही रहिए कि इसमें कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो हम लोग बाद में एड ऑन कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9th शेड्यूल में, ठीक है। और फिर इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, इधर ही लिख दूँ। टेंथ शेड्यूल, 9th हो गया, 10th हो गया। 10th है, इस 10th शेड्यूल के मैंने पहले आपको थोड़ा बता दूं। इसमें क्या होता है, जैसे क्या हुआ था ना कि जैसे क्या हुआ, जैसे उस टाइम पर क्या होता था, जैसे मैं कोई पार्टी में, बीजेपी में हूँ या कोई लोकतंत्र पार्टी उस टाइम पे जो भी हूँ, मैं उस पार्टी का विधायक हूँ, तो मैंने उस पार्टी से टिकट से मैं विधायक बना। फिर मैंने 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 2 दिन बाद, मैं उस टिकट से जीतकर मैं फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। कहीं ना कहीं ये गलत है। तो उस टाइम पे कोई ऐसा लॉ नहीं था कि जिसको हम इस चीज से प्रोटेक्ट कर सकें और एंटी डिफेक्शन बना सकें। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए 52 अमेंडमेंट, ये वाला 51 था, ये 52 अमेंडमेंट 1985 में एक नया शेड्यूल ऐड किया गया। इस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन अगर ऐसा करता है, उससे रिलेटेड काफ़ी रूल्स है, इसको हम काफ़ी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, जैसे कोई पर्सन है लेजिस्लेचर में हो, स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में हो, वो अपनी संस्था छोड़कर कहीं जाता है तो वो विधायक या MP, मिनिस्टर कुछ नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा अगर वो ऐसा करता है। इससे रिलेटेड है, इसमें प्रोविजन दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं 11th शेड्यूल पर। 11th शेड्यूल में दिया है, 11th और जो 11वीं अनुसूची है ना, ये कहीं ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। जब पंचायती राज सिस्टम आया था 73 अमेंडमेंट के थ्रू, इतना 73 अमेंडमेंट के थ्रू इस लिस्ट में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उससे रिलेटेड पावर्स, उनके क्या प्रिविलेजेस हैं, इलेक्शन से रिलेटेड सारे प्रोविजन इस वाले शेड्यूल में एड ऑन किए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। 73 अमेंडमेंट के थ्रू आए थे 1992 में टाइम पर। 11th शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है 12th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल में हुआ था जो अर्बन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, उसके रिलेटेड प्रोविजन था। जैसे पार्षद होते हैं अपने यहाँ इलेक्टेड होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड पार्षद, महापौर, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन इसमें 12th शेड्यूल में ऐड किए गए थे कि इसका कैसे कंपोजिशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इनकम पावर्स क्या क्या रहेंगे, लोकेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, सारा डिटेल प्रोविजन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली बताया गया है और सारा इसमें एड ऑन किया गया है। 12th शेड्यूल में अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज के बारे में बताया। अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज, अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज के बारे में बताया। तो 12th शेड्यूल हो गया। 11th तो थोड़ी राइटिंग का इशू आ रहा होगा, मैं आपको 11th है, 12th है, फिर ये अपना 10th है, ये वाला डिफेक्शन से रिलेटेड। 9th है अपना सर्ट प्रोविजंस है, इसमें कोई बिल एड ऑन कर सकते हैं हम लोग,
प्रोटेक्ट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू के लिए। इट्स लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसको अब हम याद करने की कोशिश करेंगे। इसको याद मैंने ऐसे किया था, जब मैं याद करता था तब मैंने इसको ऐसे याद किया था कि पहला, जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट आर्टिकल है टेरिटरी से रिलेटेड, और ऑब्वियसली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सबसे पहले अपने जैसे घर का भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना है, बहुत सारे सदस्य जो नियम कानून बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जमीन की तो बात करेंगे कि हम लोग एक्चुअली रहते कहाँ हैं। जैसा कि मैंने एक पेस्ट वीडियो बनाई है, आप उसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, कि उसमें भी मैंने यही बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए इतना रटने की जरूरत ही नहीं, आपको उसको घर से रिलेट करिए बस। पूरा घर से ही मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके घर में ही स्टार्ट कर, घर से ही खत्म कर दूँ, पूरा घर का इमेजिनेशन करा के। फर्स्ट टेरिटरी, फर्स्ट वाला शेड्यूल है, उसमें टेरिटरी के रिलेटेड बात कही है कि कितना अपने पास क्षेत्र है, अपने पास उस पर ये चीजें लगी। तो ऑब्वियसली क्षेत्र के बारे में तो बात ही होगी ना, कि अपने पास कितनी जगह है, कहाँ पर हम लोग रहेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले टेरिटरी की बात की गई है इसमें, ठीक है। फिर दूसरा क्या किया गया है इसमें, मोन्यूमेंट्स की बात। इसको मैंने ये और 2/3 को मैंने ऐसे याद किया था कि जब जैसे कोई पर्सन है, उसकी ज्वाइनिंग होती है ना, जैसे कि उसका कांस्टेबल बन गया, एसआई बन गया, कुछ भी बन गया, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग लेता है, उसका पेमेंट आना शुरू हो जाता है। ये बात तो सही है, उसको पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है जैसे वो ट्रेनिंग में पहुंच जाता है। अब वो कितना मिलता है वो मैटर नहीं है, लेकिन पेमेंट आना शुरू कर रहा है। तो सबसे पहले पेमेंट आता है, फिर ओथ ली जाती है, और जब उसकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट, फिर लास्ट डे वो ओथ शपथ लेता है कि हम अपनी पूरी जो भी हमें पावर मिली उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो पहले पेमेंट मिलता है, बाद में शपथ ली जाती। तो हमने ऐसे याद करी, टेरिटरी, फिर पेमेंट हो गया, फिर हम लोगों ने शपथ ली। फिर ये हुआ अलोकेशन ऑफ सीट्स। जो 4th शेड्यूल है ना, उसमें क्या हुआ, सीट्स को अलोकेशन। और ये क्या, आप बार बार जितनी बार वीडियो अगर आप देखें, वीडियो देख लेंगे या उसको बार बार सुनेंगे या बार बार पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, वो खुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड आप आंखें बंद करेंगे, आपको पूरे डिटेल में आ जाएगा। फिर उसके बाद 4th शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स, राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है, राज्यसभा की रिलेटेड सीट की बात कर रहा है, अलोकेशन ऑफ सीट्स की 4th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में बात कर रहा है स्पेशल प्रोविजन है, किससे रिलेटेड, ट्राइब्स एंड ट्राइब से। स्पेशल प्रोविजन किससे रिलेटेड, ट्राइब एंड ट्राइब से। कहाँ पर, इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन ये 4 जगहों पे बात कर रहा है 5th शेड्यूल। और 6th शेड्यूल में बात कर रहा है नॉट, इन 4 की जगह और भी जो भी स्टेट्स है ना, सब में जहाँ जहाँ ट्राइब्स वाला एरिया है, ट्रिबल एरिया है, तो वहाँ पे जमीन सबका रिलेटेड इसमें दिया, उसको एम्पावर्ड कर रहा है, उससे रिलेटेड प्रोविजन 6th शेड्यूल में दिए हुए। 7th में दिया है लिस्ट, किससे, कौन बिल कौन से एक्ट पे, कौन से टॉपिक पे बना सकता है, इसके बारे में मेंशन्ड है। यूनियन लिस्ट है, उसमें पार्लियामेंट को पावर है एक्सक्लूसिवली कि उससे रिलेटेड बिल बना सकते। स्टेट लिस्ट है, इस पे स्टेट को एक्सक्लूसिवली पावर है कि उसको स्टेट बना। सर्टेन एक्सेप्शन भी है, जब स्टेट लिस्ट को भी उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, उस पर भी पार्लियामेंट बिल बना सकती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। तो आप इसको समझिए, एक्सेप्शन सब बाद में देखेंगे। फिर 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हैं, भाषा दी है, राजभाषा, जो कि अपनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भाषा एक नहीं है, बहुत सारी है, 22 है अभी तक, टिल नाउ 22 है। और ऐसा नहीं कि 22 ही रहेंगी, बाद में बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती है, बढ़ भी। जब ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, तब उस टाइम पे 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी, आज 22 हो गई। अमेंडमेंट के थ्रू इसमें एडिशन होता रहता है। फिर उसके बाद आया 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है, इसमें ऐसा प्रोविजन बनाया गया है, जैसे कोई बिल है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, जमींदारी एबोलिशन से है, ऐसी चीजें जो राइट टू प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, फंडामेंट, तो उनको कहीं ना कहीं उसमें इस एक्ट में ऐड करके हम उसको जुडिशियल रिव्यू से बचा ले सकते हैं। फिर उसके बाद अपना आ गया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड डील करता है, कि जब जैसे कोई स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स है या पार्लियामेंट का कोई एमपी है, वो कहीं ना अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो जो एंटी डिफेक्शन वाले जो केसेस होते हैं उस पर लागू करने के लिए, उस पर कसर अपनी अच्छे से पकड़ बनाने के लिए ये वाला शेड्यूल ऐड किया गया था 52 में। 52 अमेंडमेंट था 1985 के टाइम पर। फिर आ गया 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। कौन से रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। वहां भी पावर्स आवर्स के बारे में
बात की गई है। 11 शेड्यूल ये भी कब ऐड किया गया था 73 में, 73 अमेंडमेंट पे 1992 में। फिर 12th शेड्यूल है अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज के बारे में बताया गया, इसकी पावर्स के बारे में पूरा डिटेल में इसमें शेड्यूल में बात की गई। और 12th शेड्यूल ये भी कब ऐड किया गया 74 अमेंडमेंट था 1992 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने ये सारे शेड्यूल्स पढ़ लिए, आप 1-2 बार 3-4 बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसी मैं बात को लेके अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, बाय।